नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। आज हम लोग यहाँ पे एस.के. पांडे बुक में ब्रिटिश राज की उपलब्धियाँ देखेंगे। इस बुक को पढ़ाने का हमारा ये उद्देश्य रहता है कि इसको एग्जाम ओरिएंटेड बनाया जाए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करके आप लोगों को बता देते हैं कि क्या याद करना है, किसको छोड़ना है। ठीक, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग ब्रिटिश राज की उपलब्धियाँ में आपको देखेंगे भारत में अस्थायी स्वशासन का विकास, कंपनी और भारतीय रियासतें, ब्रिटिश राज की विदेश नीति, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, भारत में पश्चात शिक्षा का इतिहास। इतना 5 टॉपिक हम लोग को आज देखना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पे भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास। तो भारत में स्थानीय स्वशासन जो है प्राचीन काल से है। ठीक, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो है चोल काल में स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ था। ठीक, तो चोल काल में आपको उत्तर मरेरू जो अभिलेख था उसमें आपको अस्थायी स्वशासन का उल्लेख है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। ठीक, जब इसको चोल के बारे में बताएंगे तो वहाँ पे हम ये सब डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे इतना एक लाइन समझ जाइए कि उत्तर मरेरू अभिलेख से अस्थायी स्वशासन के बारे में चोल वंश में पता चलता है। ठीक, और उसके बाद में जो भारत में अस्थायी स्वशासन का विकास हुआ वो ब्रिटिश काल में हुआ। यहाँ पे एक पॉइंट है आपको कि मद्रास नगर निगम जो है प्रथम बार नगर निगम घोषित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक, कब? तो 1687 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है कि 1687 ईस्वी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग कहानी पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता रहे हैं। लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव। लॉर्ड मेयो जो थे, सबसे पहले भारत परिषद अधिनियम 1861 में वैधानिक विकेंद्रीकरण किया गया, क्योंकि इसमें आपको अधिक से अधिक लोगों को भारत शासन अधिनियम में शामिल किया गया था गवर्नर के साथ में। इसके साथ साथ मेयो जो थे वो आर्थिक विकेंद्रीकरण किए थे 1861 ईस्वी में ही। ठीक, 1870 ईस्वी में, याद रखिएगा। तब मेयो को आपको आर्थिक विकेंद्रीकरण के लिए जाना जाता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव। ये आपको मोस्ट पीवीआई होगा 1882। भारत में लॉर्ड रिपन को अस्थायी शासन का पिता कहा जाता है, मोस्ट पीवीआई। ठीक, अब क्या क्या काम किए हैं शासन के लिए? अस्थायी शासन में ग्राम लेवल पे, जिला लेवल पे, पंचायत लेवल पे शासन करने को अस्थायी शासन कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे काम किए गए हैं उसके थ्रू, तो आप लोग पढ़ सकते हैं उसको। यहाँ पे जो एग्जाम में पूछा जाएगा उतना हम आपको बता दिए, उतना याद कर लीजिएगा, काफ़ी है। नेक्स्ट आते हैं स्वतंत्रता के बाद अस्थायी शासन। तो जैसे आपको पता है कि भारतीय संविधान में के अध्याय 4 में, अध्याय 4 कर रहे हैं, भाग 4 में आपको नीति निर्देशक तत्व मिलते हैं। ठीक, जिसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसमें एक अनुच्छेद 40 है, वहाँ पे आपको महात्मा गांधी के विचार को रखते हुए ग्राम पंचायत के स्थापना की बात कही गई है, जिसको कानूनी रूप देते हुए आपको 1993 में 73 और 74 संशोधन करके 92-93 में आपको अस्थायी शासन को लागू किया गया, जिसमें आपको 73वें संशोधन ग्राम पंचायत की स्थापना करता है और 74वें संशोधन जो है आपको नगर पालिका नगर निगम की शहरी क्षेत्रों में अस्थायी शासन पे बोल देता है। मतलब 73वें जो संशोधन है वो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी शासन के लिए और 74वें शहरी क्षेत्रों में अस्थायी शासन के लिए लाया गया है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कंपनी और भारतीय रियासतें। तो आज़ादी के समय जो भारत आज़ाद हुआ तो उसमें कुल रियासत जो थे 562 थी। टोटल की बात रहे, भारत पाकिस्तान स्वतंत्र जितने भी हुए सब मिलके 562 था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे देशी रियासतों के साथ जो विभिन्न गवर्नर जनरल के द्वारा अलग अलग नीतियाँ अपनाई गई थी। उसमें आप फर्स्ट जो थे घेरे की नीति या तो मध्यम राज की नीति, पॉलिसी ऑफ रिंग ऑफ फेंस, ये आप लोग बहुत सुने होंगे। तो इस नीति के तहत क्या क्या किया जाता था आपको बता रहे हैं। इस नीति के तहत मान लीजिए ये अंग्रेजों के दुश्मन राज है। ठीक, ये अंग्रेजों का राज है। तो यहाँ पे बीच में लोग एक ऐसे राज का स्थापना कर देते थे, ऐसे राज्यों के साथ मित्रता स्थापित कर देते कि ये दुश्मन देश के साथ और खुद के राज के साथ प्रत्यक्ष टकराव न हो। ठीक, इसी को हम लोग रिंग ऑफ फेंस या घेरे की नीति कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो ये आपको एक जैसे आधुनिक काल में हम लोग बफर स्टेट कहते हैं कि 2 विशाल राष्ट्र है। ठीक है, उसके बीच में क्या होता है, आपको छोटा सा राज होगा जो बफर स्टेट कहलाता है, जो दोनों के सीमाओं से के बीच में होगा,
जो दोनों देशों के बीच में प्रत्यक्ष टकराव को रोकता है। वैसा ही आपको रिंग ऑफ फेंस है कि कोई दुश्मन देश है उसका आरी आरी अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर दो ताकि आपकी सीमा सुरक्षित रहे। जैसे भारत और चीन के बीच में दोनों बड़े देश हैं, उनके बीच में क्या है, नेपाल बफर स्टेट का काम करता है। ठीक, याद रखिएगा। तो ऐसे घेरे की नीति थी। आगे हम बढ़ते हैं। घेरे की नीति को बढ़ावा देने के लिए आपको वारेन हेस्टिंग्स को जाना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, मतलब द पॉलिसी ऑफ सब ऑर्डिनेट आइसोलेशंस। ये जो नीति थी आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स, देखिए वारेन हेस्टिंग्स अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है। वारेन हेस्टिंग्स जो है आपको 1765 हाँ नहीं 1775 से 82 शायद शासनकाल रहा है उनका। ठीक है, थोड़ा मिस कर रहे हैं हम डाटा इनका। ठीक, और आपको ये जो है आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स है आपको 1615 में आए हैं और 24 तक नहीं 14 में आए और 26 तक रहे। सॉरी 1814 में आए और 1824 तक रहे। डेट थोड़ा सा हम कंफ्यूजन है, तो ये वाले आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। डेट के पीछे ज़्यादा मान जाइएगा, हाँ आजकल याद रहेगा नॉर्मली तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे आपको अधीनस्थ का मतलब हुआ कि अंग्रेज जो राज होगा उसके अधीन देशीय राष्ट्र होंगे। ठीक है, अंग्रेज लोग सहायक संधि कर लेते थे और सहायक संधि के जरिए इसमें आपको क्या कहते हैं, एक अपना अधिकारी को भेज देते थे और इनकी जो देशी राष्ट्र होता था उसका विदेश नीति अंग्रेजों के द्वारा संचालित होती थी। शासन अपना मर्जी से कीजिए, लेकिन विदेश नीति जो है आपको आरक्षा आपको अंग्रेजों के हाथ में रहेगी। तो ये आपको अधीन हो गया। ठीक, उसी तरह से नेक्स्ट आते हैं, अधीनस्थ हो गया। ठीक, एक मिनट देशी राष्ट्र नीति हो गया। उसके बाद आपको अधीनस्थ पार्थक्य की नीति हो गया। उसके 3 नंबर में ये अधीनस्थ संघ की नीति, वही बात है यहाँ पे भी, उसको ज़्यादा पीछे मत जाइए, हटाइए, उससे बात इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आते हैं, हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पे हाँ ब्रिटिश राज की विदेश नीति। विदेश नीति में आपको 4 देश थे, नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान, तिब्बत। इन लोग से कैसे इनका संबंध रहा उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक, इनमें केवल बर्मा को ही 4 जो देश थे इसमें से केवल बर्मा को ही ब्रिटिश राज में मिलाया गया। वो भी 1935 के अधिनियम के तहत 1936 में अलग कर दिया गया था बर्मा को, और बर्मा को 1948 ईस्वी में क्या किया गया, आज़ादी दे दिया गया। ठीक, ये बात याद रखिएगा। जो बता रहे हैं उतने याद करते जाइएगा, काफ़ी है, बाकी आप लोग कहानी पढ़ सकते हैं। चलिए आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध, सबसे पहले नेपाल के संबंध में विदेश नीति की देखेंगे। कहानी लंबा चौड़ा है, बुक अपना उठाइए पढ़िए। यहाँ पे देखेंगे कि दोनों के बीच में मतलब छोटे मोटे विवाद हुए, उसके बाद सीधा टकराव हुआ और प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से लेकर 16 तक। 1814 से 16 तक आंग्ल नेपाल युद्ध हुए थे, जिसमें 16 के बाद में आपको छोटे मोटे मतलब दोनों के बीच लगभग में बराबरी रही। अंग्रेज लोग थोड़ा ताकतवर हुए। बाद में क्या हुआ कि समझौता किया गया, सगौली की संधि। कौन सी थी, सगौली की संधि। ठीक, सगौली की संधि के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध क्या हुआ, खत्म हुआ। सगौली की संधि कब की गई थी, तो आपको 1816 ईस्वी में। सगौली कहाँ है, तो आपको पूर्वी चंपारण में पड़ता है। ठीक है, ये आपको सुगौली नामक स्थान पे संधि हुआ था, अभी वर्तमान में सुगौली कहते हैं उसको। ठीक, तो ये सुगौली की संधि जो आपको कहाँ होती, कब हुई थी, 1816 ईस्वी में, नेपाल और अंग्रेजों के बीच में हुए थे। ठीक, जो चंपारण जिले में है सुगौली, बतवे के हैं। इस संधि के तहत आपको गोरखा लोग का शासन था नेपाल में, तो गोरखाओं ने एक ब्रिटिश रेजिमेंट को अपने यहाँ रखना स्वीकार किया। कहने का मतलब है कि उन्होंने भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। सीधे बात है, सहायक संधि के तहत वहीं कह देता था कि आप क्या कीजिए कि मेरे सेना का खर्चा कीजिए, आप पे कोई सेना का खर्चा दीजिए। अंग्रेजी को कहते थे देशी रियासत लोगों से कि आप लोग सेना का खर्चा दीजिए, और अगर आपसे कोई युद्ध करता है तो हम अपना सेना भेजेंगे। ठीक, और एक ब्रिटिश रेजिमेंट अपने यहाँ रखिए ताकि आप हमारे विरुद्ध कोई काम नहीं कर सके, उसका देख रेख किया जाएगा। इस तरह से क्या था उनका फायदा कि अंग्रेज लोग अपना सेना भी रख लेता था भारत में और उसका खर्चा भी नहीं उठाना पड़ता था उन लोगों को। ठीक, देखिए होशियारी। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सगौली की संधि के बाद जब गोरखा लोग नेपाल अंग्रेज लोगों के साथ आए और मित्रता हुई, वो मित्रता हमेशा बनी रही। और 1857 के युद्ध में इन लोग की बड़ी भूमिका रही कि अंग्रेज लोग क्या हुए, बच गए यहाँ से। ठीक, बहादुरी से लड़े थे अंग्रेज लोगों की तरफ से गोरखा लोग, और बाद में अधिक से अधिक सेना का बहाल भी किया गया। देखिए सिक्किम
इस सबसे हम कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे ये पॉइंट पूछता है कि चुगयाल वंश का शासन कहाँ पे रहा है तो सिक्किम में रहा है। ठीक है, तो सिक्किम में किस वंश का शासन रहा है तो चुगयाल वंश का। इतना बात याद रखिएगा, बाकी सबसे हमको कोई मतलब नहीं है कहानी से। नेक्स्ट आते हैं बर्मा। बर्मा को आज वर्तमान में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं तो म्यांमार कहते हैं। ठीक, तब छोटे मोटे टकराव हुए दोनों देशों के बीच में। छोटे मोटे टकराव के बाद में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ जो 1824 से 26 हुआ। मस्ट भी है, याद रखिएगा, मस्ट भी है। इस मतलब युद्ध के बाद में 2 साल के बाद में क्या हुआ, संधि हुआ जिसको याडबू के संधि के नाम से जानते हैं। तो याडबू की संधि किस युद्ध के बाद हुआ तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद। ठीक, याद रखिए क्या हुआ था, इसमें कोई मतलब नहीं है आपको, उससे नहीं पूछेगा। याडबू की संधि प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ था ये बात पूछेगा बस। ठीक है, बर्मा का द्वितीय युद्ध, बर्मा से द्वितीय युद्ध आपको 1852 में हुआ था। याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, प्रथम याद रखिए, ये नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, याद रह जाए तो बहुत अच्छा बात है। बर्मा का तृतीय युद्ध जो हुआ वो आपको 1885 से 88 के बीच हुआ था। ठीक, चलिए इसके बाद आपको क्या किया गया था, बर्मा को मिला लिया गया था अंग्रेज राज में। मतलब तृतीय युद्ध के बाद में बर्मा को अंग्रेज में मिला लिया गया और 1835 में फिर से पृथक कर दिया गया भारत से। ठीक, और आपको 1948 में इसको पूर्णतः आज़ादी दे दी गई। भारत को 47 में मिला, बर्मा को 48 में मिला। ठीक है, श्रीलंका को भी 48 में आज़ादी मिली, इसराइल का भी स्थापना 48 में हुआ था। इस तरह से कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो है आपको जैसे पता है कि भारत का ये आपको भाग हो गया। ठीक है, ये आपको भारत हो गया, मान लीजिए इधर पाकिस्तान है। ठीक, और यहाँ पे आपको अफगानिस्तान है। ठीक, तो अफगानिस्तान जो था किस 2 महाशक्तियों के बीच में सीमा रेखा काम करता था आधुनिक काल में, तो आपको रूस और ब्रिटिश के बीच, ये बात याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे हम एक लाइन देखेंगे, ज़्यादा हमको मतलब नहीं है, जो पॉइंट पूछेगा उससे मतलब है। शाह शुजा, आपको जब सिख पढ़ा रहे थे वहाँ पे बताए थे कि शाह शुजा ने काबुल पर राज प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और बदले में कोहिनूर हीरा उनको दे दिया। ठीक, याद रखिएगा। तो रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था तो अफगानों से। नाम क्या था उनका तो शाह शुजा। ठीक है, और आपको मंगोलों से कौन लूट के ले गया था तो नादिर शाह ने ले गया था कोहिनूर हीरा। ठीक, तो मंगोलों के हाथ से कहाँ गया, अफगानों के बीच हाथ में, अफगानों से कहाँ आया तो आपको राणा रणजीत सिंह पंजाब राज में, और पंजाब राज से कहाँ चला गया तो ब्रिटिश के महारानी के मुकुट में भी है वर्तमान में। ठीक, इतना आप याद रखिए, आगे से आपको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है ये सब का। ठीक, नेक्स्ट आता है सिंध। सिंध जो है आपको पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। तो सिंध को ब्रिटिश राज में कब मिलाया गया था 1843 ईस्वी में। कौन मिला है तो एलन ब्रो। ठीक, 1843 ईस्वी से ही रविवार की छुट्टी प्रारंभ हुई थी। ऐसे लोग याद रखते हैं, क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, आप लोग याद रख सकते हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा नेक्स्ट जो पॉइंट होगा तिब्बत के प्रतिनिधि, तो इसको जानने की कोई गरज नहीं है आपको। ठीक है, कोई गरज नहीं है। आगे आते हैं हम नेक्स्ट। हाँ, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, ये आपको यहाँ पे मस्ट भी हो जाएगा। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास ये आपको याद करना ही है, करना है किसी तरह से। तो यहाँ पे जब आइएगा तो भारत में प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की, याद रखिएगा। भारत में प्रेस की स्थापना किसने किया था तो पुर्तगालियों ने की थी। ठीक, गोवा के पादरियों ने 1557 ईस्वी में पहला पुस्तक भारत में छापी। ठीक, बस इतना आप लोग याद रखना है कि प्रेस की स्थापना भारत में कौन किया था सबसे पहले तो पुर्तगालियों ने किया था। कहाँ पे, गोवा में, कब तो 1557 ईस्वी में, इतना याद रखिए गया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आधुनिक भारत में प्रेस के शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, विलियम वुड्स को। लेकिन ये आपको याद नहीं रखना है, उससे कोई मतलब नहीं है। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार प्रकाशित किया। ये मस्ट में भी यही है कि 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसका नाम द बंगला गजट था, याद रखिएगा, अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर्स भी बांग्ला गजट को कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि प्रथम समाचार पत्र भारत में कौन प्रकाशित किए हैं तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की किए हैं। ठीक है, कब किए हैं तो 1780 ईस्वी में किए हैं। ठीक, उनके पुस्तक का नाम क्या था, मतलब पत्रिका का नाम क्या था तो द बांग्ला गजट था। यहाँ उसका एक और नाम था द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। कलकत्ता जनरल से याद रखिएगा, उतना इसका काम चले जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं दूसरा जो समाचार, ये तो प्रथम हो गया, तुरंत 2 साल के बाद बंद हो गया। 80 में शुरू हुआ, सरकार की आलोचना करने के कारण इसको 82 में बंद कर दिया गया था। दूसरा जो था इंडिया गजट प्रकाशित हुआ।
तो प्रथम याद रहा, दूसरा कहीं पूछे कभी तो आपको और फिर याद रखिएगा दूसरा कौन समाचार पत्र था जो भारत में प्रकाशित हुआ था, तो उसका नाम था इंडिया गजट। ठीक, इतना बात याद रखिएगा, बाकी सबके से आपको कोई मतलब नहीं है, इधर ही है। ठीक, 19वीं सदी के समाचार पत्र। तो 19वीं सदी के समाचार पत्र में हम जब आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक क्या था, बांग्ला गजट। ये भी आपको बांग्ला गजट का ही नाम था। कौन निकाले थे इसको, तो गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक, तो साप्ताहिक था, याद रखिए कौन था, साप्ताहिक था। तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में मतलब प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन था, बांग्ला गजट था। ठीक, वो बांग्ला गजट अलग है, ये बांग्ला गजट अलग है, याद रखिएगा। आगे हम आएंगे, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। राजा राम मोहन राय ने प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू किया, मतलब उग्रवादी, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बात इसमें कहने के लिए, अपना विचार रखने के लिए समाचार पत्र को भी प्रकाशित किए। 1801 जैसे हम बताइए हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, तो यहाँ पे 1821 ईस्वी में बंगाल में स्वात कौमुदी, मोस्ट बंगाली में स्वात कौमुदी, तो स्वात कौमुदी, स्वात कौमुदी कौन प्रकाशित किया है, तो राजा राम मोहन राय। कब किए हैं, तो 1821 ईस्वी में। किस भाषा में, तो बंगाली में। ये बात याद रखिएगा, मोस्ट में भी आपके लिए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट इनका अखबार आपको 82 में ही आया, जो फारसी भाषा में था, मीरात उल अखबार, मोस्ट में भी है, याद रखिएगा। मीरात उल अखबार क्या संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय। 1882 में किस भाषा में, तो फारसी में। इतना बात याद रखिएगा। ठीक, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ठीक, राजा राम मोहन को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। इन्होंने समाचार पत्र के माध्यम से समाज सुधार का तो प्रचार किया ही, साथ ही धार्मिक और दार्शनिक समस्याओं पर भी विचार, विवाद का माध्यम भी बना दिया, मतलब समझ उसको अपना विचार भी दिए। आगे देखेंगे हम लोग, अंग्रेजी में उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणिकल मैगजीन। ठीक है, ब्राह्मणिकल मैगजीन भी छापे। इस तरह से आपको स्वात कौमुदी बंगाली में, मीरातुल अखबार फारसी में, और ब्राह्मणिकल मैगजीन जो था अंग्रेजी में छापे। ठीक, राजा राम मोहन के सामाजिक और धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए देखिए, और राजा राम मोहन राय का जो सामाजिक और धार्मिक विचार था, जो उदारवादी दृष्टिकोण के लिए हुआ था, सुधार करना चाहते थे भारतीय समाज में, लेकिन उनके मतलब विचार के विरोध के लिए एक अन्य समाचार प्रकाशित हुआ जो राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध कर रहा था। नाम क्या था, चंद्रिका, याद रखिएगा। ठीक, तो भारत में उन्होंने क्या कहते हैं, राजा राम मोहन राय के सामाजिक और धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए 1822 ईस्वी में चंद्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। ठीक, 1822 ईस्वी में मुंबई में से गुजराती भाषा में दैनिक भाषा समाचार निकालने जाने लगा, जिसके संस्थापक फदून जी थे। इसका कोई आवश्यकता आपको है नहीं। ठीक, बस यहाँ राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध करने के लिए कौन सा समाचार प्रकाशित किया गया था, चंद्रिका, याद रखिएगा। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में बंगाल में बंगदत्त द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर और राजा राम मोहन राय के प्रयास से कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, मतलब बंगाल में बंगदत्त नामक समाचार प्रकाशित हुआ। इसमें भी आपको विभिन्न मतलब विचारक जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजा राम मोहन राय, ये लोग शामिल था। बंगदत्त का प्रकाशन किया। तब राजा राम मोहन राय का संबंध भी बंगदत्त से था, इतना बात याद रखिएगा। 1851 ईस्वी में रफ्त गुप्तार, कौन सा पत्रिका, तो रफ्त गुप्तार या रफ्त गुप्तार भी कहते हैं इसको। 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इसको बम्बई से प्रकाशित किया था। ठीक, उसी तरह से नेक्स्ट ये याद रखिएगा, ये जरूरी है। उसी तरह से नेक्स्ट जो अखबार है वो हिंदू पेट्रियाट, जिसका संपादक कौन थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, इन्होंने प्रकाशित किया, याद रखिएगा। तो हिंदू पेट्रियट का प्रकाशक कौन है, कौन प्रकाशित किया है, तो आपको हरिश्चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1857 के बाद समाचार पत्र। 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद समाचार पत्र कौन थे, तो अंग्रेजों द्वारा संपादित पत्रिका कुछ देखते हैं। इसमें आपको सबसे अच्छा जो पत्रिका आपको याद रखने के लिए है, उसमें याद रखिए इंग्लिशमैन जो था, आपको रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी था। मतलब कहने का मतलब है, रूढ़िवादी का मतलब जो पुराना विचार है उसी को लागू किया जाए, रहने दिया जाए, नया विचार नहीं लाया जाए। ठीक, तो ये आपको इंग्लिशमैन में एक गुण था, बस बाकी सब आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम
ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1859 ईस्वी में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। ठीक है, साप्ताहिक रूप से था। तो सोम प्रकाश का पत्रिका का कौन प्रकाशित कराया है? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये बात याद रखिएगा। ये आपको नील आंदोलन जो बंगाल में हुए थे 1857 क्रांति के 2-3 साल बाद में, जो नील की खेती का विरोध कर रहे थे, उसका समर्थन किया सोम प्रकाश के द्वारा किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। ये जो सोम प्रकाश जो पत्रिका है, ठीक, आपको इसको बंद करने के लिए ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, विशेषकर इसी को बंद करने के उद्देश्य से लाया गया था। बाकी सब भाषा भी बंद हो गए, विशेषकर इसको लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। सोम प्रकाश की स्थापना में कुछ वर्ष बाद हिंदू पेट्रियाट को भी विद्यासागर ने प्रकाशित किया। देखिए, सोम प्रकाश तो प्रकाशित कर ही रहे थे, इसके साथ साथ हिंदू पेट्रियाट का भी प्रकाशन विद्यासागर ने कुछ वर्षों के बाद ले लिया था। ठीक है, कौन ले लिया? तो आपको हिंदू पेट्रियाट को ले लिया गया था विद्यासागर के द्वारा। ठीक, जो आपको हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा पहले प्रकाशित होता था। ठीक, याद रखिएगा। तो पहले हरिश्चंद्र मुखर्जी और उसके बाद विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा इसको ले लिया गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। इस समाचार पत्र के संपादक जो थे, मतलब जो हिंदू पेट्रियाट था, उसके संस्थापक कौन थे? तो क्रिस्टो दासपाल थे। मतलब हिंदू पेट्रियाट के संपादक जो, ये मालिक तो विद्यासागर थे, लेकिन इसके संपादक कौन थे? तो क्रिस्टो दास थे। किसके समय? तो विद्यासागर के समय, मतलब संस्थापक थे कौन? तो क्रिस्टो दास। तो इनको क्या कहा जाता था? भारतीय पत्रिका का राजकुमार कहा जाता था। तो भारतीय पत्रिका का राजकुमार किसको कहा जाता है? क्रिस्टो दास को। ठीक है, क्रिस्टो दासपाल को याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं मोतीलाल घोष के द्वारा आपको अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया साप्ताहिक रूप से 68 में। बाद में इसमें और लोग जुड़े हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। तो पहले सबसे पहले कौन किया था? आपको मोतीलाल घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ठीक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया आपका 1838 में, इससे बचने के लिए यह अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया। पहले जो था अमृत बाजार पत्रिका आपको देसी भाषा में प्रकाशित होता था, लेकिन 1878 ईस्वी में क्या हुआ? 1878 के पहले ही, उसी के आसपास में, हाँ 1878 ईस्वी में ही आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। उससे बचने के लिए सीधे आपको देसी भाषा से अंग्रेजी में बदल गया। कौन सा? अमृत बाजार पत्रिका। तो कौन सा पत्रिका था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए आपको अपनी भाषा को ही चेंज कर लिया, अर्थात आपको देसी भाषा से आपको अंग्रेजी भाषा में बदल गया, तो था अमृत बाजार पत्रिका। याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं बी राघवाचारी। इन्होंने हिंदू का प्रकाशन किया, जो आज होता है, अभी होता है। तो हिंदू के प्रकाशक कौन थे सबसे पहले? तो बी राघवाचारी, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग इंडियन मिरर। इसका प्रकाशन आपको देवेंद्र टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा किया गया था। बाद में इसमें केशव सेन भी जुड़ गए। ठीक, याद रखिएगा। केशव सेन, आगे आते हैं हम लोग। केशव चंद्र सेन जो थे, वो आपको सुलभ समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया है बांग्ला भाषा में। याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। ठीक, नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से। ये आपको ब्रिटिश राज की उपलब्धियां के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक पार्ट इसका अपलोड हो चुका है, दूसरा पार्ट ही है। दूसरा पार्ट में आप लोग देखिए। ठीक, दूसरा पार्ट में आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे, आपको इन्होंने बंगाली का प्रकाशन किया, जो अंग्रेजी भाषा में था। मतलब बंगाली नामक पत्रिका का संपादन कौन किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। किस भाषा में? अंग्रेजी में। याद रखिएगा। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। आगे रुकिए, यहाँ पे कुछ छूट गया पॉइंट। मुंबई में 1881 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में मराठा, मतलब मराठा का भाषा क्या था? अंग्रेजी, और केसरी मराठी भाषा में प्रकाशन कौन किया? तो इसका प्रकाशन शुरुआत में आपको केसरी का प्रकाशन केलकर के द्वारा और मराठा का प्रकाशन अगरकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अगरकर के द्वारा। बाद में इन दोनों का संपादन तिलक ने किया। तो मुख्य रूप से तिलक इससे जुड़े हुए हैं, मराठा और केसरी से। ठीक, तिलक जुड़े हैं। अगर ऑप्शन में तीनों आदमी के नाम है तो 5वां नंबर ऑप्शन मानिएगा, एक से अधिक। ठीक है, याद रखिएगा। अगर केवल बाल गंगाधर तिलक है और इनमें से कोई नहीं है तो बाल गंगाधर तिलक के साथ जाइएगा, क्योंकि फेमस क्वेश्चन है। दो अगरकर और केलकर का नाम नहीं रहता है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक का नाम अवश्य रहता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे 1889 ईस्वी में, इसके बारे में बताइए कि ठीक। भारत मित्र जो पत्रिका है उसका प्रकाशन बाल मुकुंद, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक। हिंदी में पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया गया था। किनके द्वारा? तो जुगल किशोर के द्वारा। किनके द्वारा? तो जुगल किशोर के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, हिंदुस्तान जो था उसका प्रकाशन आपको किया गया था मदन मोहन मालवीय और प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक। उसके बाद आपको भरतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हिंदी में साहित्यिक मासिक कवि वचन सुधा, मतलब कवि वचन सुधा का प्रकाशन भरतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ आपको एक और मैगजीन है हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका प्रकाशन भरतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कौन किया है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया है। ठीक। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स का संपादन आपको कौन किया है? तो सच्चिदानंद सिन्हा किए हैं, याद रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा का नाम बिहार से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, आपको जो इम्पोर्टेंट उसको बता रहे हैं। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे कार्निकल का प्रकाशन किए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एनी बेसेंट जो है आपको न्यू इंडिया का प्रकाशन किए हैं। इसके साथ साथ आपको न्यू इंडिया का जो पुराना नाम है वो मद्रास स्टैंडर्ड था। ठीक। मद्रास स्टैंडर्ड किसका पुराना नाम है? तो न्यू इंडिया का। न्यू इंडिया का प्रकाशक कौन है? तो एनी बेसेंट है। इनका एक और समाचार पत्र जो था वो कॉमनवेल्थ था, याद रखिएगा। गांधी जी ने भी 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया है। एक जो था आपको 1919 ईस्वी में यंग इंडिया, और दूसरा 1933 ईस्वी में हरिजन का प्रकाशन किया है। नेक्स्ट आते हैं, मोतीलाल नेहरू जो थे इलाहाबाद में आपको 1919 ईस्वी में अंग्रेजी दैनिक इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किए हैं। मतलब इंडिपेंडेंस का प्रकाशक कौन है? तो मोतीलाल नेहरू है। आज जो समाचार पत्रिका हिंदी में आता है शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा इसको किया गया है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान टाइम्स जो है उसका प्रकाशन के.एम. पानिकर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम 1910 से 20 के बीच उर्दू पत्रिका के क्षेत्र में विकास मतलब हुआ है, जिसमें आपको अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल और अल बिलाग नामक पत्रिका निकाला गया है। तो अल हिलाल और अल बिलाग समाचार पत्रिका कौन निकाले हैं? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कामरेड और उर्दू में हमदर्द, कामरेड इंग्लिश में और उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन किया गया है। मोस्ट में भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे आपको 1910 ईस्वी में कानपुर से प्रताप का प्रकाशन किया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। और गद्दर नामक जो पत्रिका है 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में एक शहर है वहाँ से लाला हरदयाल के द्वारा उर्दू भाषा में किया गया था। इसको पंजाबी में और आपको अंग्रेजी में, मराठी में और आपको हिंदी में कभी कभी प्रकाश गुजराती में भी कभी कभी प्रकाशित किया जाता था, मुख्य रूप से उर्दू में। ठीक। तो आपको लाला हरदयाल के द्वारा कौन सा पत्रिका निकाला गया था? तो उसका नाम क्या था? गद्दर था। गदर पार्टी भी बनाया था, गदर पत्रिका भी निकाले जाते थे। ठीक। सैन फ्रांसिस्को से। अब कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि सैन फ्रांसिस्को है कहाँ? तो ये मान लीजिए आपको ये जो है रफली में बना दे रहे हैं, ये आपको अमेरिका है। ठीक है, ये अमेरिका है। अमेरिका के इस पार्ट में आपको सैन फ्रांसिस्को है, वहाँ से इसका प्रकाशन होता था गदर का। तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के किस पार्ट में है? तो अमेरिका के पश्चिम में है, याद रखिएगा। तब क्वेश्चन कैसा पूछता है कि सैन फ्रांसिस्को जो है जहाँ से आप गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन होता था वो कहाँ पे है? तो पश्चिमी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो कहाँ पे है? तो पश्चिमी अमेरिका में है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं समाचार एजेंसियाँ, इसका कोई जरूरत नहीं है आपको। प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध, तो प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध जो था, ठीक, बहुत सारे कानून आए हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट कानून है उसको हम बताएंगे। सबसे पहले जो था प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने का काम किया था वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, जो 1799 ईस्वी में किया गया था। ये बात याद रखिएगा। इसमें क्या क्या उपबंध था उसके बारे में आपको जानने की पीटी के एग्जाम के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी बीसीएस लेवल और खासकर बीपीएससी के लिए। भारतीय समाचार पत्र का स्वतंत्र होना, ठीक, 1933 ईस्वी की बात है, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर के शासनकाल में समाचार पत्रों के प्रति उदार दृष्टिकोण लाया गया। था।
परंतु आपको 1823 ईस्वी में के नियमों को, मतलब 1823 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया गया था मैगजीन पर, पत्रिका पर, तो इसको रद्द किया गया। आपको कराया हो गवर्नर जनरल जो चार्ल्स मेटकॉफ बने थे आपको विलियम बेटी के बाद में, उनके द्वारा। ठीक, तो ये आपको 33 के बाद 1823 में प्रतिबंध लगा दिया गया प्रेस पे, स्वतंत्रता को हनन कर दिया गया, लेकिन फिर से उस स्वतंत्रता को दे दिए कौन, द मेटकॉफ 36-35 के आसपास, 35 में। इसीलिए भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, याद रखिएगा। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है, जिन्होंने आपको कानून के द्वारा प्रेस को आज़ादी दिलाया था। नेक्स्ट आते हैं, इससे कोई गरज नहीं है, यहाँ पे मेन जरूरी है इसी का, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878। इस अधिनियम को पारित करने का श्रेय लॉर्ड लिटन को जाता है। इस अधिनियम को पारित करने का श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड लिटन को, जिनका कार्यकाल 1876 से लेकर 80 तक रहा। बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो भारत विरोधी रहा, भारतीय विरोधी रहा, ये बातें याद रखिएगा। इस समाचार लाने का उद्देश्य था कि इस समाचार पत्र अधिनियम को लाने का उद्देश्य था कि देसी भाषा में जो मैगजीन निकलते हैं वो सरकार की बहुत ज़्यादा आलोचना करता है, तो इस आलोचना को रोका जाए, क्योंकि इस समय बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ रहा था। इसके साथ साथ अकाल के बावजूद भी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था रानी के, महाराजा के आने पर भारत में, और बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया गया था, जिसके कारण से ब्रिटिश सरकार की आलोचना खूब हो रही थी, और विशेष करके जो देसी भाषा में मैगजीन थी वो आलोचना कर रहे थे। उसको प्रतिबंध करने के लिए ये आपको पत्रिका लाई गई थी। इसके बारे में कुछ जानेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा। 1878 ईस्वी में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम से सरकार ने भारतीय भाषा समाचार पत्र को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया और इसे राजद्रोही लेखों को दबाने और दंडित करने का अधिक सफल अस्त्र बनाया। इस अधिनियम ने मजिस्ट्रेट को स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भारतीय भाषा में समाचार पत्र को यह आज्ञा देने का अधिकार दे दिया गया कि वे बॉन्ड हस्ताक्षर करें, और यदि कोई ऐसी सामग्री प्रकाशित होती है जो सरकार के विरुद्ध होगी, उसके बाद आपको क्या किया, प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। ये बात कहा गया था। चलिए, इस जो समाचार पत्र का अधिनियम जो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर होता ही है देसी भाषा, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को विरोध करने के लिए बहुत सभी देसी भाषा मतलब मैगजीन जो थे वो विरोध किए इसका, लेकिन एक पायनियर जो था वो क्या किया था, इसका समर्थन किया था, याद रखिएगा। तो किस समाचार पत्र के द्वारा देसी भाषा अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को प्रतिबंध किया गया था, वो था पायनियर। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इसी अधिनियम को क्या कहा गया, मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस अधिनियम में अंग्रेजी और हिंदी जो पत्रिका होती थी उसमें भेदभाव किया गया था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश जो था भारत में ही ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अन्य समाचार पत्र के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। विशेष करके यह अधिनियम जो था सोम प्रकाश को निशाने में लेकर लाया गया था, याद रखिएगा। ठीक, बाद में बंद भी हो गया। और एक ऐसे मैगजीन जो था अमृत बाजार पत्रिका, जो इस देसी भाषा एक्ट यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात या अंग्रेजी में परिवर्तित हो गया था, बात याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, लॉर्ड रिपन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। एक मिनट। बाद में क्या किया गया, लॉर्ड रिपन के द्वारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 इसमें, इसको रद्द किया गया। ठीक, ये नहीं किया गया 1878 में, नहीं किया गया 1880-81 के आसपास किया गया है। ठीक, ये रद्द कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको कोई गरज नहीं है इसका भी कोई गरज नहीं है। नेक्स्ट कोई गरज नहीं है, सब का फालतू चीज़ है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जरूरी है इस सब का शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे याद करना होगा। ठीक, तो बंगाल गजट 1780 में जेम्स ऑगस्टस के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था। प्रथम समाचार पत्र था जो साप्ताहिक था, यह राजनीतिक और वाणिज्यिक पत्र था। इंडिया गजट जो था आपको इसका कोई आवश्यकता नहीं, जो आवश्यकता वाला है उसको हम बताते चल रहे हैं इसमें। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इसमें, हाँ, उदंत मार्तंड।
जुगल किशोर के द्वारा कानपुर से प्रकाशित किया जाता था। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। ठीक। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये जो था अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाता था। पहले इसका नाम क्या था? कुरियर था। बम्बई कुरियर नाम था। बाद में इसका नाम मतलब कि बॉम्बे टाइम्स किया गया। बॉम्बे टाइम्स से क्या हो गया? द टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान हो गया, इंडिया हो गया। ठीक। नेक्स्ट आते हैं न्यू इंडिया। न्यू इंडिया जो था एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया था। न्यू इंडिया जो था एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह सप्ताह में 2 बार आता था। ठीक। सॉरी दैनिक प्रकाशित होता था। यह दैनिक प्रकाशित होता था। पहले इसका नाम मद्रास स्टैंडर्ड था। तो मद्रास स्टैंडर्ड न्यू इंडिया का पूरा नाम है। कितना बार चर्चा किया आप लोगों को? हिंदू पेट्रियाट आई है तो हरिचंद्र मुखर्जी अंग्रेजी में। ठीक। लाहौर क्रॉनिकल इसका आवश्यकता नहीं है, सोम प्रकाश। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बांग्ला में। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं बंगाली। सुरेंद्रनाथ बनर्जी पृथ्वी की है। बंगाल सुरेंद्रनाथ बनर्जी बांग्ला भाषा में नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा में। ठीक। बंगाली का प्रकाशन बांग्ला भाषा में अंग्रेजी भाषा में। एक मिनट देख लेते हैं हम। इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लीजिए। एक मिनट। हाँ अंग्रेजी में। ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा बंगाली का संपादन अंग्रेजी में किया गया था। ठीक। यहाँ पे बंगाला लिख दिया है, गलती लिख दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये बात आप लोग काट लीजिए, यहाँ पे अंग्रेजी बना लीजिए, यहाँ पे अंग्रेजी बना लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है आपको अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट सर सैयद अहमद खान के द्वारा अंग्रेजी और उर्दू में। कवि वचन सुधा भरतेंदु हरिचंद बतवी की हैं। नेक्स्ट आते हैं अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा। ठीक। 1878 ईस्वी में 1878 ईस्वी में ये आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बांग्ला से सीधे अंग्रेजी में बदल गया था। बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 1872 ईस्वी में हरिचंद मैगजीन भरतेंदु हरिचंद के द्वारा। ये बात बतवी की है आप लोगों को हम। ठीक। रुकिए एक मिनट। हाँ आगे बढ़िएगा तो बिहार हेराल्ड आएगा। इसका संपादन अंग्रेजी में किया गया था। ठीक। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आते हैं द हिंदू अभी भी होता है। बी राघवाचारी मद्रास अंग्रेजी में किए थे। बंगाली जो था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा अंग्रेजी में। यहाँ पे सुधार दिया है। चलिए एक मिनट वहाँ पे भी हम देख लेते हैं। हो सकता है पहले बंगाली में आता हो बंगाली और बाद में अंग्रेजी में हो गया। ठीक। तो याद रखिएगा बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भाषा के फिर मत पढ़िएगा ज़्यादा, इसके बारे में नेट से खोजना पड़ेगा। केसरी जो है आपको द केसरी मराठा ट्रस्ट मराठी मतलब केसरी जो मैगजीन है आपको तिलक ने इसे होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बना दिया था। केसरी पहले बतवी किए केलकर के द्वारा, बाद में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक। केसरी जो था आपको मराठा भाषा में प्रकाशित होता था और आपको मराठा जो था आपको मराठी भाषा में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। केसरी को आप केलकर के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, लेकिन बाद में आपको बाल गंगाधर तिलक इससे जुड़ गए। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडिया जो मैगजीन है इसका प्रकाशन आपको लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता था। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स। इसका प्रकाशन सचिदानंद सिन्हा द्वारा अंग्रेजी में किया गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी हिंदी में कानपुर से। केरल नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ऑल हिलाल मोहम्मद अब्दुल कलाम उर्दू में किए थे। इसका याद रखिएगा। ठीक। आज़ाद ऑल बिलाग मोहम्मद कलाम आज़ाद के द्वारा ही। गदर लाला हरदयाल के द्वारा ही। किस भाषा में? तो उर्दू गुरुमुखी में, तो पंजाबी अंग्रेजी गुजराती हिंदी आदि में। मद्रास स्टैंडर्ड्स एनिमेशन के द्वारा हिंदी में हिंदी में। कॉमनवेल्थ या न्यू इंडिया आपको अंग्रेजी में एनिमेशन के द्वारा। याद रखिएगा। द लीडर जो थे मदन मोहन मालवीय अंग्रेजी भाषा में। देखिए भाषा के फिर में ज़्यादा मत पड़िएगा, बस कौन मैगजीन का प्रकाशन कौन किए हैं याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट आते हैं द लीडर जो है आपको मदन मोहन मालवीय अंग्रेजी में प्रकाशित किए हैं। द सर्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में आपको कौन किए थे? तो इसका संस्थापक किए थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले और इसी के नाम पर द सर्जेंट ऑफ इंडिया मैगजीन भी निकला।
याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है द यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी अंग्रेजी भाषा में निकालते थे। और उसके बाद नवजीवन जो है महात्मा गांधी आपको हिंदी और गुजराती भाषा में निकालते थे। इंडिपेंडेंस जो था मोतीलाल नेहरू द्वारा अंग्रेजी भाषा में, हिंदुस्तान टाइम्स के एम पलनीकर के द्वारा अंग्रेजी में, सोशलिस्ट जो था एम ए डांगे के द्वारा अंग्रेजी में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हरिजन, हरिजन महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में प्रकाशित किया जाता था। अच्छे आगे बढ़िए, आगे आइएगा तो हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय की द्वारा हिंदी में, ठीक। और कॉमरेड जो था मोहम्मद अली जिन्ना, हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना, आज शिव प्रसाद गुप्ता, बतौबी की हैं, ये सब आपने याद रखिएगा, ठीक। अब हम आएंगे भारत में पश्चात शिक्षा का विकास, भारत में पश्चात शिक्षा का इतिहास, ठीक। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से। यहाँ पे हम लोग देखेंगे भारत में पश्चात शिक्षा का इतिहास, भारत में पश्चात शिक्षा का इतिहास। यहाँ पे आइए तो भारत में पहले मदरसा में, यहाँ टोला में, गांव में शिक्षा होता था। अंग्रेजों के आने के पहले अंग्रेज लोग आए तो इसमें परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन हुआ तो कैसे हुआ उस चीज़ को हम जानेंगे। 1700 आपको एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में किया गया था 1784 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स जो थे देसी भाषा में शिक्षा देने के लिए काम किए भारत में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन गवर्नर जनरल जो थे आपको कौन देसी भाषा में शिक्षा के लिए मतलब ज़्यादा प्रेरित करते थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य विलियम बिल्किंग्स ने भगवत गीता का अनुवाद किया अंग्रेजी में, याद रखिएगा। उसके बाद आपको अंग्रेजी सीधे संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किए थे भगवत गीता का इन्होंने विलियम बिल्किंग्स के द्वारा ही हितोपदेश का, उसका कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का, गीत गोविंद का जो जयदेव के द्वारा लिखा गया है, ठीक। इस सब का आपको अंग्रेजी में अनुवाद किया है विलियम बिल्किंग्स। मैंने याद रखिएगा भगवत गीता का अनुवाद कौन किया अंग्रेजी में, तो विलियम बिल्किंग्स के द्वारा किया गया है। बाकी सबको भी याद रख सकते हैं रफली। आगे आते हैं, सबसे पहले कौन मैगजीन जो था आपको अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था संस्कृत से, तो वो था मनुस्मृति। क्या नाम था? मनुस्मृति। किस नाम से अंग्रेजी में अनुवादित हुए थे? तो ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, वारेन हेस्टिंग्स जो थे द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना के बाद बनारस में ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथ डंकन ने आपको 1792 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। ये बात याद रखिएगा कि बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1792 ईस्वी में कौन किया था? तो जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था, ठीक। बाद में आपको अंग्रेज विचारकों में विवाद हो गया कि किस भाषा में शिक्षा दिया जाए, अंग्रेजी में शिक्षा दिया जाए कि देसी भाषा में शिक्षा दिया जाए। तो ये लोग दो भाग में बढ़ गए, कुछ लोग देसी भाषा के समर्थक थे और कुछ लोग अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। जो देसी भाषा के समर्थक थे उनको आपको देसी भाषा के जो समर्थक थे उनको क्या कहा गया? उनको आपको प्राचार्य कहा गया, ठीक है। और जो विदेशी भाषा अंग्रेजी भाषा का शिक्षा समर्थक थे उन्हें पाश्चात्य कहा गया, ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पे हम आते हैं, उस पॉइंट को नोट करेंगे। हाँ, अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण चार्ल्स ग्रांट के द्वारा किया गया था, इसीलिए उन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? तो चार्ल्स ग्रांट थे। ये बात याद रखिएगा। आगे आते हैं, लॉर्ड वेलेंजली ने 1800 ईस्वी में कंपनी के असैनिक अधिकारी जो थे ICS के शिक्षा के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, किंतु यह बाद में बंद कर दिया गया। इसके जगह पर 1806 ईस्वी में इंग्लैंड के हेलीवरी, कहाँ पे? हेलीवरी में परीक्षण प्रारंभ किया गया ICS वाले लोगों के लिए, ठीक। 1813 ईस्वी में चार्ट एक्ट में सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। इसमें भारत में साहित्य के पुनरुद्धार और विकास के लिए स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए खर्च करने की व्यवस्था थी, ठीक। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के प्रयत्नों से अनेक स्कूल कॉलेजेस की स्थापना हुआ था, जिसमें एक हिंदू कॉलेज भी था जिसकी स्थापना 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के ने मिलकर किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे हम आते हैं, देखिए यहाँ पे एक सिद्धांत है,
उस समय मतलब जो शिक्षाविद लोग थे वो लोग भारत में शिक्षा का विकास कैसे करना चाहते थे, तो वो लोग चाहते थे अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत के द्वारा, फिल्ट्रेशन थ्योरी के द्वारा, फिल्ट्रेशन थ्योरी के द्वारा शिक्षा देना चाहते थे। मतलब भारत में कुछ लोगों को शिक्षा दे दीजिए उस लोगों का, तो यहाँ से शिक्षा क्या होगा, फिल्टर के जरिए रिस के आम लोगों तक पहुँचेगा। इसी को हम लोग अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत कहा जाता है, जिसका ठीक है। तो ये किस चीज़ से जुड़ा है, तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक, प्राच्य और पश्चात विवाद, जो अंग्रेजी और देसी भाषा में शिक्षा देने के लिए विवाद हो गया था। पश्चात शिक्षा का समर्थक जो थे आपको, उसमें मुनरू एलिफांस्टन का नाम प्रमुख था। इनका समर्थक मैकाले भी था। कौन था? मैकाले ने भारतीयों में पश्चात शिक्षा का प्रसार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था। ठीक, मतलब उनका मैकाले का क्या उद्देश्य था, तो वैसे लोगों का निर्माण करना चाहता था जो रंग में क्या हो, काले हो। रंग और रक्त से तो भारतीय हो, मतलब रंग और रक्त से क्या हो, भारतीय हो, पर विचार से क्या हो, विचार, रुचि और बुद्धि से अंग्रेज हो। ऐसे आदमी का विकास करना चाहता था अपने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से। मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये बात स्टेटमेंट याद रखिएगा, पूछेगा कि किसका मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये तो गलत है भाई। चलिए, बहुत गलत तो स्टेटमेंट है, क्या समझाया जाए इनको। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कार्यकारिणी के सदस्यों की हैसियत से 2 फरवरी 1835 में मैकाले ने महत्वपूर्ण स्मरण लेख प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश किया था, जिसको विलियम बेटी के द्वारा मान लिया गया और बोला गया कि अब जो भी शिक्षा दिया जाएगा अंग्रेजी में दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि इसने कहा कि भारतीय संस्कृति जो है की उपेक्षा करते हुए उसे अंधविश्वासों का भंडार इसने कहा था। ठीक, अब आइए, अधोमुखी निष्पेदन सिद्धांत के जरिए आपको 1835 ईस्वी में जो मैकाले का थ्योरी सिद्धांत आया अंग्रेजी में शिक्षा देने के लिए, उसमें अधोमुखी सिद्धांत की बात की गई थी। और 1854 के पहले तक आपको अधोमुखी सिद्धांत के जरिए शिक्षा देता रहा गया। जब 1854 ईस्वी में उच्च शिक्षा का विकास प्रारंभ नहीं हुआ। अब देखिए 1854 ईस्वी में आपको वुड्स डिस्पैच आएगा, जो मस्ट भी आएगा। आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना विलियम बेटी के द्वारा किया गया था, और 1847 ईस्वी में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किया गया था, जो भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो भारत का प्रथम अंग्रेजी इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? भारत का प्रथम अंग्रेजी कॉलेज कौन है? तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो IIT है अभी। ठीक, 1854 ईस्वी का शिक्षा का चार्ल्स वुडबर्ड का घोषणा। 1854 ईस्वी का शिक्षा पर चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 1854 ईस्वी में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत किया, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया था। याद रखिएगा, इसे हम भारतीय शिक्षा का मैगन कार्टा भी कहते हैं। ठीक, यह जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें आपको उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, और जो निचली शिक्षा थी प्राथमिक शिक्षा, उसको देसी भाषा के द्वारा दिए जाने की बात की गई थी। याद रखिएगा। ठीक, आगे हम आएंगे। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर ही कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में विभिन्न सदस्यों की व्यवस्था की गई। मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जिसमें एक कुलपति और लोग रहते थे। मतलब आपको 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच जो आया था उसी के सिफारिश से कलकत्ता, मद्रास और चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है, वुड डिस्पैच के द्वारा ही महिला शिक्षा का भी समर्थन किया गया। नेक्स्ट आइए, वुड डिस्पैच जो था मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा पर आधारित था। हंटर शिक्षा आयोग, यह भारत में वुड डिस्पैच के घोषणा पत्र के शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में आया था, जिसका नाम क्या था? WW हंटर। ठीक, WW हंटर था। याद रखिएगा, यह जो हंटर आयोग था मुक्त प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हुआ था। याद रखिएगा, हंटर आयोग का संबंध किस टाइप के शिक्षा से है? तो प्राथमिक शिक्षा से है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन के द्वारा इसे पारित किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय पर कर्जन के द्वारा और अधिक नियंत्रण बढ़ा दिया गया था। ठीक, 1902 ईस्वी में कर्जन ने सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया गया था। इसी सिफारिश के आधार पर कलकत्ता विश्वविद्यालय
पे अंग्रेजी पकड़ मजबूत हो गया और उसमें जो राष्ट्रवादी भावना पनप रही थी उसको दबाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया था। ठीक, चलिए 1800 फेडरल अधिनियम आयोग 1919, इसको 1917 के नाम से जाना जाते हैं। फेडरल विश्वविद्यालय आयोग जो था आपको 1917 में आया था। सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम सेड्रल के नेतृत्व में एक आयोग बनाया था, जिसको सेड्रल आयोग के नाम से जाना गया। इसमें 2 भारतीय भी थे, एक थे आशुतोष मुखर्जी और दूसरे थे जियाउद्दीन अहमद। ठीक, कौन थे? आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। आगे हम बढ़ेंगे। आपको इस अधिनियम के दौरान ही 10+2+3 वर्ष के शिक्षा का प्रस्ताव लाया गया था, जो बाद में कोठारी आयोग ने भी इसकी सहमति दिया था। ठीक, दया शासन के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं मौलिक शिक्षा की। आपको इधर आइए, सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे हंटोंग समिति। हंटोंग समिति जो था 1929 ईस्वी में भारतीय शिक्षा के विकास के लिए आया था। इस सब समिति का आप लोग नाम याद रखिएगा रफली। ठीक, नेक्स्ट आते हैं मौलिक शिक्षा पर वर्धा अधिनियम, जो जाकिर हुसैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और तो वर्धा अधिनियम क्या है? तो शिक्षा के संबंध से है। ठीक, 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपने हरिजन के आंखों में शिक्षा पर योजना प्रस्तुत किया। इसे ही वर्धा योजना कहा गया। ठीक, वर्धा योजना क्या गया? 7 अगस्त तक विद्यादान कराया जाता है, किंतु इसमें क्या कहता है? 7 वर्ष तक विद्या कराइए, उसके बाद और काम कराइए, ये बात कहा गया था। तो वर्धा योजना कौन प्रस्तुत किया था? तो महात्मा गांधी ने किया गया था। किस लिए? शिक्षा के लिए। ज़्यादा इसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम राधा कृष्णन आयोग, जो 4849 में बना था। ठीक, ये भी शिक्षा से संबंधित था, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। तो राधाकृष्णन आयोग का संबंध किस चीज से है? तो शिक्षा से। नेक्स्ट आते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना 1993 ईस्वी में 53 ईस्वी में आपको राधाकृष्णन समिति के सिफारिश के आधार पर ही किया गया था। नेक्स्ट आइए मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो था इसको बताइए दिए। कोठारी आयोग जो आपको 64 से 66 के बीच में आया था, जिसकी सिफारिश को सरकार मानते हुए शिक्षा नीति भी बनाई थी। 10+2+3 वाला बात इसमें था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, उसका नई शिक्षा नीति 1886। ये बात याद रखिएगा रफली, ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जानना है नई शिक्षा नीति 1920 की कस्तूरबा इसका अध्यक्ष थे। ठीक, और नई शिक्षा नीति में आपको वैश्विक शिक्षा बहुत सारी बात की गई है। आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना होगा, डिटेल से हम बनाएंगे। तो 1920 ईस्वी में नई शिक्षा नीति है, उसके पहले 1986 में आया था। ठीक, गैप कितना है? तो याद रखिएगा अपना 36-37 साल तक गैप है। ठीक, चलिए अब बंगाल के गवर्नर जनरल हो जाएंगे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।